गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ये सीएमए इंटर का जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उसका तीसरा लेवल है। पहले में हम लोगों ने मल्टीपल चॉइस 4 में से एक चॉइस करने वाला बनाया। फिर सेकंड में हम लोगों ने ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस बनाए जिसमें 2 क्वेश्चन मुझे बेकार लगे, नॉनसेंस वाले। अब हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं और उसके बाद वो मैच द फॉलोइंग है। वो मैच द फॉलोइंग में 1-2 क्वेश्चन करने से पता चल जाएगा आपको कि क्या करना है। पहले मैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस कराता हूं। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, खाली आप रिस्पेक्टिव वर्ड को ठीक से प्लेस करना है। ओके, द डैश, पहला नंबर, द डैश डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो ये ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में से एक को चॉइस करने बोल रहा है। तो द ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। डायरेक्टली सेल ही माइनस होकर के सेल को ही कम करके रिकॉर्ड कर लेते हैं। सिमिलरली अगर हम परचेज करते हैं तो परचेज को ही कम करके रिकॉर्ड कर लेते हैं। 2 नंबर, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज शेयर्ड अमॉन्ग पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के क्वेश्चंस में असेट्स लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करना पड़ता है। प्रैक्टिकल सम्स जो बना लेगा ना सारा, वो इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस को फट आंसर कर देगा। तो एमसीक्यू डिस्कशन करिए आप मेरे साथ, रिवीजन करिए, आपको रिवीजन करने के लिए अच्छा लगेगा। लेकिन आपको लगेगा एमसीक्यू से कुछ सीख जाएंगे, नो, कुछ नहीं सीखेंगे। सीखा हुआ क्लास वही क्लासेस है जो आपने प्रैक्टिकल क्लासेस किया है, जिसमें आपने सम्स बनाए, चैप्टर्स पढ़े, सम्स बनाए। ये उसी का जिसको बोलते हैं मल्टीपल चॉइस टाइप का शॉर्ट क्वेश्चंस है। 3, एट द टाइम ऑफ गुड्स सेंट टू कंसाइनी द प्रोफॉर्मा इनवॉइस इज प्रिपेयर्ड बाय हुम। अब कितना सिंपल है, देखो, गुड सेंट हम भेज रहे हैं तो जो भेज रहा है वही तो प्रोफॉर्मा इनवॉइस बनाएगा ना, कंसाइनर। 4, memorandum revaluation account is prepared when the dash of assets and liabilities are not altered. Book value, balance sheet value, carrying amount, उसको बदलते नहीं है मेमोरेंडम में। पहले एक बार असेट को बढ़ाना होता तो बढ़ा देते, फिर उल्टा करके गिरा देते। आपको याद होगा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन के 1-2 सम हमने बनाए थे। तो बुक वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट टू बी ऑल्टर्ड। तो द आंसर विल बी बुक वैल्यू। इसको कैरिंग अमाउंट भी लिखा जा सकता है, इसको आपका बैलेंस शीट वैल्यू भी लिख सकते हो। रियलाइजेशन अकाउंट इज ओपन्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन 12 अप्रैल फॉर 4 मंथ्स, द डेट ऑफ मैच्योरिटी विल बी। ओके, ये बढ़िया समय। तो 12 अप्रैल से 4 महीना ऐड करते हैं, 12 मई, जून, जुलाई, अगस्त, 12 अगस्त। 3 दिन ऐड करते हैं, 13, 14, 15 अगस्त। 15 अगस्त छुट्टी है तो आंसर विल बी 14 अगस्त। बेटर सम, द पार्टीज इन द जॉइंट वेंचर आर कॉल्ड को-वेंचरर्स। लेकिन मैं एक बात बोलूंगा, ट्रू फॉल्स से ज्यादा बेटर है फिल इन द ब्लैंक्स जो स्टैंडर्ड है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो एनटीओ को मिलने वाला होता है, दैट इज शोन इन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ये जानते हो क्यों बनाया क्वेश्चन? आउटस्टैंडिंग वर्ड से आपको कंफ्यूज करने के लिए कि भाई आउटस्टैंडिंग तो लायबिलिटी के लिए बोलते हैं ना। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है जो बाकी है। आउटस्टैंडिंग मीन्स बकाया, तो मिलने का भी हो सकता है, देने का भी हो सकता है। आप लोगों को मैंने पहले भी कई बार बोला है, जस्ट बाय द वर्ड आउटस्टैंडिंग बहुत कुछ क्लियर मत करो अपने दिमाग में, बहुत कुछ फाइनल मत करो। आउटस्टैंडिंग में भी अ रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग में भी अ पेएबल। बट हाँ, नॉर्मली स्पीकिंग लोग आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी के लिए और अक्रूवल असेट के लिए यूज करते हैं। लेकिन अगर आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल, मैं बोलूंगा मेरा ट्यूशन फीस आउटस्टैंडिंग है तो मेरे को तो मिलने वाला ही है ना। असेट, according to AS2, inventory should be valued at cost and NRV whichever is lower. NRV, net realizable. आप लोग एग्जाम में फुल फॉर्म लिखोगे NRV। Revenue expenditure is incurred to earn the revenue of the current period.
सिंपल क्वेश्चन, करेंट का वर्ड दिमाग में आना इज द टास्क, करेंट पीरियड। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड टू अर्न द रेवेन्यू ऑफ द करेंट पीरियड। द डेट विच मे और मे नॉट बी रियलाइज्ड आर कॉल्ड डाउटफुल डेट। सिंपल क्वेश्चन। The dash shows financial position of the business at a particular date. बैलेंस शीट, बैलेंस शीट से financial position पता चलती है, P&L से financial performance पता चलता है। Dash is the combination of both the basis, cash as well as accrual, hybrid basis, hybrid basis, hybrid basis के बारे में मैं पिछला क्लास में भी आपको बता रहा था। बहुत पहले सीए लोग हाइब्रिड बेसिस पे अकाउंटिंग करते थे, अब तो कोई नहीं करता। हाइब्रिड बेसिस में क्या होता है, इनकम को मिलने के बाद लिखते हैं कैश बेसिस पे, एक्सपेंडिचर को अक्रूवल बेसिस पे। उल्टा भी कर सकते हो लेकिन चलता नहीं है, ये इसके अगेंस्ट में है। ए ट्रांजैक्शन फॉरगॉटन टू बी एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज एन एरर ऑफ ओमिशन। छूट जाना ओमिशन, गलती करना कमीशन। इन ए कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट, ये वर्ड आपको दिक्कत देगा। In a computerized environment, the processing of information will be by one or more computers. फालतू क्वेश्चन, कितना सिली क्वेश्चन। 16 नंबर, डैश रिप्रेजेंट्स एन अमाउंट of cash, goods or any other asset which the owner withdraws from the business for his or her personal use. Drawings. Assets like brand value, copyright, goodwill are known as intangible assets या intangibles. Rebate is given in the case of retirement of a bill, early payment, retirement. Goods costing 4 लाख, 19 नंबर। सीरियल पढ़ता जा रहा हूं ना, अब कोई नंबर बीच में मिस हो गया तो मिस हो गया। Goods costing 4 लाख sent out to consignee at cost plus 25%. Invoice value of the goods will be 4 लाख में 25% ऐड कर दो, 5 lakhs. The amount invested by owners in the business is called capital. As per dash concept, business is assumed to exist for an indefinite period. Going concern. देखिए इसके ऊपर ना ये जो एमसीक्यू के क्वेश्चंस हैं, ठीक है मैं करवा रहा हूं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको नहीं लगता कि सब नहीं करवाने से भी चलेगा? आप एक बार बैठ करके बुक से प्रिंट आउट निकाल लीजिए, इंस्टीट्यूट का बुक से, उसके बाद बैठ के कर लीजिए, आंसर मैच करा लीजिए, तो सब नॉर्मल कॉमन क्वेश्चंस हैं। बट बच्चों का तो मार इतना बड़ा हल्ला है कि नहीं एमसीक्यू नहीं कराए सर हम लोग को। अरे क्या है एमसीक्यू में कराना है, नॉर्मल तो है सब कुछ, फिर भी चलो अब जब कराना ही है तो करा रहे। एच ये हो गया। 22 डैश कैश बुक हैज वन अमाउंट कॉलम ऑन ईच साइड, सिंगल कॉलम कैश बुक, single column cash book has one amount column on each side, single column. In case of departmental accounting, each department is considered to be a dash center. अब इसमें कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, एक्टिविटी सेंटर। कॉस्ट सेंटर भी हो सकता है अगर डिपार्टमेंट बाहर माल नहीं बेचेगा तो खाली खर्चा ही इनकर करेगा, अगर बाहर माल बेचेगा तो प्रॉफिट सेंटर होगा। तो ये सब लिखा नहीं है कि वो कॉस्ट सेंटर है कि प्रॉफिट सेंटर है, लेकिन एक चीज क्लियर है कि डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो होगा, तो इट्स बेटर टू राइट द वर्ड एक्टिविटी सेंटर। ये आप एग्जाम माने जब अगर ये एमसीक्यू की क्लास नहीं होती तो ये एक्टिविटी सेंटर वाला आंसर आप नहीं दे पाते, आप कॉस्ट सेंटर ऑब्लिक प्रॉफिट सेंटर लिख के आते।
डैश अकाउंटिंग पैकेज कैन suitably मैच with organizational structure of a business या कंपनी? द आंसर इज कस्टमाइज्ड अकाउंटिंग पैकेज, जहां हम अपने हिसाब से काम करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड कस्टमाइज्ड अकाउंटिंग पैकेज। जैसे हम लोग आपको पढ़ाते हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड है, स्टूडेंट के हिसाब से नहीं, हम लोग अपने हिसाब से पढ़ाते हैं। लेकिन आपके घर में जो ट्यूशन आता है, ट्यूशन टीचर, वो उसको आप जो बोलते हैं वो ही पढ़ाता है, तो वो कस्टमाइज्ड हो गया। डेटर इज अ पर्सन हु ओज टू अदर्स। द एवरेज क्लॉज इज एप्लीकेबल व्हेन एक्चुअल लॉस इज लेस देन, नहीं, एक्चुअल लॉस इज मोर देन। एक्चुअल लॉस ज्यादा होगा तभी तो सम एश्योर्ड के हिसाब से आपका वो कम हो जाएगा क्लेम, मोर देन। व्हीकल्स रिप्रेजेंट डैश एक्सपेंडिचर while repairs to vehicle would mean dash. Okay, vehicles represent capital expenditure while repairs are revenue expenditure. ठीक है, normal question. Number 28. Amount spent on traveling expense of a partner to a foreign trip for purchase of an asset to be used in the business is capital expenditure. Normal traveling PL में जाता है, पर आप अगर asset के लिए कुछ करते हो, till the asset is ready to work in the manner intended by the management. Accounting standard 10, language याद कीजिए. All the expenses incurred to bring the asset to a location and condition in which it is ready to work in the manner intended by the management, all are to be capitalized. The withdrawal of money by owner of the business is called, again the same question, drawings. An allowance by a creditor to debtor for prompt payment is cash discount. जल्दी पेमेंट करने के लिए जो डिस्काउंट मिलता है वो कैश डिस्काउंट ही मिलता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज सिमिलर टू P&L। क्लास करते करते जब मैं एनटीओ की क्लास लेता हूं तो मेरे मुंह से इनकम एक्सपेंडिचर की जगह P&L ही निकलता है, उसी से आपको समझ जाना चाहिए। Profit means excess of income over expenses. The bank account is a personal account. इसमें रियल और पर्सनल में मारामारी चलती रहती है, पर क्योंकि बैंक एक पार्टी है, सामने में एक बंदा है, कंपनी है, तो आप वहां पे पैसा अगर डिपॉजिट देते हो तो आप उससे पैसा पाओगे टाइप्स हो जाता है, तो उस हिसाब से बैंक की जो पर्सनल अकाउंट। और ऐसे कैश का ही रिप्लेसमेंट है, कैश के जैसा ही है, तो उस हिसाब से रियल अकाउंट भी होता है। बट अगर रियल और पर्सनल में एक चुनना होना तो मैं बैंक को पर्सनल ही चुनूंगा। असेट्स आर क्लासिफाइड एज नॉन करेंट असेट एंड करेंट असेट एज पर डैश प्रिंसिपल गोइंग कंसर्न। सर ये क्या फालतू बात हुआ? हां, फालतू बात नहीं, करेक्ट है। आप गोइंग कंसर्न है, आप लंबा चलेंगे तभी तो आपकी असेट भी लंबा चलेगी, तभी तो आप नॉन करेंट असेट को नॉन करेंट असेट बोल पाते हो। अगर आप अगले 6 महीना में लिक्विडेट होने वाले हैं, बिजनेस को बंद करने वाले हैं, तो आपकी तो लॉन्ग टर्म असेट भी बिकने वाली हो जाएगी, दे विल ऑल्सो बी करेंट असेट, नहीं? तो गोइंग कंसर्न इज, ये बढ़िया फिल इन द ब्लैंक्स है। डैश अमाउंट इज द हायर ऑफ असेट्स नेट सेलिंग प्राइस एंड इट्स वैल्यू इन यूज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28। रिकवरेबल अमाउंट, द डैश लॉस इज इंक्लूडेड इन द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। ये नॉर्मल और अब नॉर्मल लॉस के बारे में क्वेश्चन है। नॉर्मल लॉस इज इंक्लूडेड बिकॉज अब नॉर्मल लॉस अलग से पीएल में जाता है। 37 डैश इज द अमाउंट बाय विच मिनिमम रेंट एक्सीड्स एक्चुअल रॉयल्टी। एक्चुअल रॉयल्टी से जब हमें ज्यादा पेमेंट करना पड़ता रहता है
हम लोग उसको शॉर्ट वर्किंग बोलते हैं। While posting an opening entry in the ledger in case of an accounting having debit balance, in particular column the words to balance brought down are written in the debit side. To balance brought down. अब ये कैसा क्वेश्चन है आप बताइए, बट है क्वेश्चन, आएगा तो एग्जाम में लिखना पड़ेगा। फ्री का मार्क्स है बच्चों, खुश रहो, मैं तो बोलूंगा। depreciation accounting is the process of dash and not dash। अब इसमें तो कुछ भी लिख दो भाई, कुछ भी लिख दो। तो depreciation accounting is the process of allocation मैं मानता हूं, इसका चॉइस क्लियर allocation and not what, आप लिखो valuation। अब उसके सामने में आप absorption भी लिख सकते हो, कुछ और भी लिख सकते हो, लेकिन it is the process of allocation of the depreciable amount over the period of useful life of the asset. Next, 52 questions हैं, but still they are good. I am happy that fill in the blanks के question true false से मुझे ज्यादा अच्छे लगे। Finished goods are normally valued at cost or NRV, whichever is lower. इसका आंसर विल बी NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। आप एग्जाम में फुल फॉर्म में लिखोगे। द रिलेशन बिटवीन कंसाइनी एंड कंसाइनर इज दैट ऑफ एजेंट एंड प्रिंसिपल। हु इज द प्रिंसिपल? कंसाइनर इज द प्रिंसिपल। हु इज द एजेंट? कंसाइनी इज द एजेंट। इसीलिए तो जब माल ट्रांसफर होता है कंसाइनर से कंसाइनी के पास, सेल रिकॉर्ड नहीं होता है, बिकॉज ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है। द रिलेशनशिप बिटवीन को वेंचरर्स इज दैट ऑफ पार्टनर्स बोल सकते हो या को ओनर्स बोल सकते हो। को ओनर्स। इंस्टीट्यूट ने क्या आंसर लिख के दिया है? को ओनर्स। पार्टनरशिप में पार्टनर बोलते हैं बोल के। नेटवर्थ इज द एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लायबिलिटीज। जिसके लायबिलिटी जीरो हो उसका असेट इज द नेटवर्थ। The sales of 180 lakhs, purchase of 129 lakh, opening stock 33 lakh, GP 50% on cost, माने 1/3 on sales. Then the value of closing stock will be, एक छोटा सा ट्रेडिंग बना लो, opening stock 33, purchase 129, sale 180, GP 1/3 on selling price, 1/3 हो जाएगा ना, 50% ऑन कॉस्ट। 100 में खरीद के 50 जोड़ के 150 में बेचेंगे तो 50 by 150 1/3, तो जीपी हो गया 1/3 ऑफ 180 60, तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 9 और 3 12। मेरा है 42 lakhs, 42 lakhs। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। इन द केस ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, जीपी इज द सम ऑफ नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। फॉर्मूला से क्वेश्चन डाल दिया, देख रहे हो। Interest to be allowed at 0.75% per month। 0.75% per month मतलब per annum कितना हो गया रे? 9% per annum on the capital of 60 lakhs। Manager's commission is 5% on the net profit before charging such commission। हाँ तो वो
नॉर्मल 5% निकलेगा। इफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड मैनेजर्स कमीशन इज 14.85 lakhs, देन मैनेजर्स कमीशन विल बी, वेरी सिंपल बना दो, नेट प्रॉफिट इज 14.85 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी 9% ऑन 60 lakhs, 60 into 9% इज 5.4, माइनस कर दो तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा 14.85 minus 5.4, so it's coming 9.45. 9.45 का 5% कमीशन है, बिफोर चार्जिंग है तो 5% डायरेक्ट लगेगा। 47,250 is my answer. My manager's commission is coming 47,250. What is the answer of the institute? Yes, it is 47,250. पांच छह क्वेश्चन और बचे। लेट मी गो टू 47 नंबर सम। ए मशीन वॉज परचेज्ड ऑन हायर परचेज सिस्टम, कैश प्राइस 5,20,000, विच वॉज पेएबल इन एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 1,80,000 ईच, including interest at the rate of 15% per annum. The amount of interest included in the second installment will be, रेट दिया हुआ है तो आप सिंपल आप हायर वेंडर का या हायर परचेजर का अकाउंट बना लो, उसमें इंटरेस्ट आ जाएगा क्योंकि कैश प्राइस दिया हुआ है, बस खाली पेमेंट 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 करना है। तो वो सीधे सीधे और कैलकुलेशन करके वो जो टेबल बनाते हो ना वो वाला, वो भी नहीं, डायरेक्ट भी बना सकते हो। देखो ना 5,20,000 फर्स्ट 18% ना 15% है तो 520 पे पहले 15% ब्याज निकाल लो फर्स्ट ईयर का, 78,000 निकला। 78,000 और 520 मिला के आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। इसमें से 180 का पेमेंट हो रहा है ना, तो 180 आपने पेमेंट कर दिया। वो जो लोन अमोर्टाइजेशन टेबल बना दे रहे हैं, तो 5,20,000 प्लस 78,000 माइनस 1,80,000, 4,18,000 इज माई क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। फिर 418 पे 15% इंटरेस्ट निकलेगा, विच इज द सेकेंड ईयर्स इंटरेस्ट। तो 418 पे 15% निकला मेरा 62,700। फिर 1,80,000 पेमेंट हो जाएगा, $3,07,000। तो हमको यही वाला मांगा है खाली 62,700। वो पूछा है कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन द सेकेंड इंस्टॉलमेंट, सो माय आंसर विल बी 62,700। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ रहे तो मुझे रेशियो में जाने की जरूरत ही नहीं है। रेशियो मेथड याद है ना, शॉर्टकट वाला रेशियो मेथड हम लोग यूज करते हैं अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हो, वो भी शॉर्टकट के लिए रेशियो मेथड, नहीं तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से रेट निकाला जा सकता है। पढ़ाएं आपको। डैश मेथड ऑफ डिप्रीसिएशन इज 48 नंबर। Dash method of depreciation is followed to have a uniform charge of depreciation and repairs, WDV, reducing balance method, WDV. Reserve for discount on creditor has a debit balance. वैसे रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर ना कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट के हिसाब से बनना नहीं चाहिए। आप क्रेडिटर से डिस्काउंट लेंगे, आप समझ रहे हो, इसका आप इनकम का प्रोविजन बना देंगे तो आप एंटिसिपेटेड इनकम का प्रोविजन बना रहे हैं। इसलिए ये जो इंटरमीडिएट फाइनल लेवल पे इसकी अकाउंटिंग जनरली नहीं होती है, बुक्स वगैरह में कर दी जाती है, सम बोलता है लोग कर देते हैं, लेकिन ये अगेंस्ट द लॉ है। डैश कैन बी मेड पेएबल टू द बियरर, बिल्स रिसीवेबल। बेकार क्वेश्चन है बट आंसर तो देना पड़ेगा। द गेन फ्रॉम सेल ऑफ कैपिटल एसेट नीड नॉट बी एडेड टू रेवेन्यू
टू एसर्टेन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में तो आएगा लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नहीं आएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डैश प्रॉपर्टी में भी सब्जेक्ट टू मैटर ऑफ कंसाइनमेंट। बेकार क्वेश्चन, मेरे पास इसका आंसर नहीं है। वैसे मैं देखना चाहूंगा इंस्टीट्यूट ने क्या आंसर दिया है। डैश प्रॉपर्टी में भी सब्जेक्ट मैटर ऑफ कंसाइनमेंट, मूवेबल प्रॉपर्टी। फालतू, आप कंसाइनी को माल देंगे तभी तो वो माल बेचेगा, तो उस तक माल पहुंचना चाहिए, इसीलिए वो मूवेबल प्रॉपर्टी नाम दिया है। आई हैव नो ऑब्जेक्शन। मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है बच्चों, मैं इस आंसर को एक्सेप्ट कर लेता हूं, आप भी मूवेबल प्रॉपर्टी मान लो। तो ये देखो फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस मैं अभी भी बोल रहा हूं वे आर बेटर देन ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस। सो हम लोगों ने तीन चीज कंप्लीट किया, एक चॉइस वाला, 4 में से एक चॉइस करने वाला, जिसमें मेरा एक ही मंत्र था, चॉइस को ठीक से पढ़ना। कई बार दो दो चॉइस करेक्ट होती हैं, दो में से एक को चुनना ज्यादा लॉजिकल होता है, उसमें मोस्ट लाइकली वाला कॉन्सेप्ट लगता है कि ज्यादा करेक्ट कौन सा है। फिल इन द ब्लैंक्स अच्छा लगा, ट्रू फॉल्स ठीक ठाक था। सबसे गंदा है इनका मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग सिर्फ इसलिए बनाया गया कि आपके इंस्टीट्यूट को लगा कि एक तो और टाइप का क्वेश्चन बना दे, लेकिन स्टैंडर्ड हो ही नहीं सकता मैच द फॉलोइंग में। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। आइए मैं पहला मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन करता हूं, 1 नंबर इंस्टीट्यूट की बुकलेट में पेज नंबर 21 में है। मैच द फॉलोइंग, नोटिंग चार्जेस, लेफ्ट वाला पढ़ रहा हूं। हमेशा मैच द फॉलोइंग में पहले लेफ्ट फिर राइट पढ़ना फिर मैच करना, पहले लेफ्ट पूरा पढ़ना फिर राइट पूरा पढ़ना फिर मैच करना, यही मंत्र है। नोटिंग चार्जेज स्टॉक एंड डेटर ब्रांच में होता है, वर्क सर्टिफाइड AS7 में होता है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में, एवरेज क्लॉज इंश्योरेंस से रिलेटेड है, मैक्सिमम लॉस पार्टनरशिप से, नोटिंग चार्ज बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड है। अब भाई सामने पढ़ते हैं, ब्रांच अकाउंट, पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन, NTO, रॉयल्टी, बिल ऑफ एक्सचेंज, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस क्लेम। इधर 5 है इधर 7 है। एक तो पहले यही सबसे बड़ा नॉनसेंस है, बट फिर भी क्वेश्चन है, बनाते हैं। नोटिंग चार्जेस बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मैं एरो खींचूं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज 2 बनाऊंगा बस, बाकी आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि सर छोड़ दीजिए हम लोग बना लेंगे। स्टॉक एंड डेटा ब्रांच, वर्क सर्टिफाइड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, एवरेज क्लॉज इंश्योरेंस क्लेम, मैक्सिमम लॉस पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको कोई चॉइस नहीं मिला, मैच नहीं मिला, एक है NTO नॉट फॉर प्रॉफिट, एक है रॉयल्टी। अब इस तरह का मैच द फॉलोइंग आप बताओ, प्रैक्टिकल की क्लासेस कर लेने के बाद इतने डिफिकल्ट सम्स, CA इंटरमीडिएट लेवल के सम्स भी हम लोग CMA में करवाते हैं सारे, तो डन है ना बच्चों। 1-2 और सम बनाते हैं। 2 नंबर मैच द फॉलोइंग, गार्नर वर्सेस मरे, पार्टनरशिप इंसॉल्वेंसी, रिपोजेशन हायर परचेज, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, स्टॉक रिजर्व, ब्रांच में भी होता है, डिपार्टमेंट में भी होता है, कंसाइनमेंट में भी होता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फिक्स्ड एसेट AS10, ऑटोमेटिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये मैं नहीं बोल पाऊंगा, कंप्यूटराइज सिस्टम हो सकता है। AS10 राइट वाला पढ़ रहा हूं, AS10 कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, इंसॉल्वेंसी, रॉयल्टी, हायर वेंडर, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर एट इनवॉइस प्राइस, रिटायरमेंट। बताइए सर, गार्नर मरे इंसॉल्वेंसी, रिपोजेशन हायर वेंडर,
प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, आईडीटी एट इनवॉइस प्राइस, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट AS10, ऑटोमेटिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। जो छूट गया उसमें एक रॉयल्टी, एक रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो ये नहीं लगता मैच द फॉलोइंग आ जाएगा तो जरूर 5 नंबर लाएंगे। अब मैच कराने का 5 मार्क्स तो देगा ही, 5 तो मैच है तो ये फ्री का मार्क्स है। आइए एक दो और देखते हैं, मेरे को भी मजा आ रहा है। 3 नंबर, गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस। प्रिंसिपल्स इज द मोर पॉपुलर वर्ड। कैश रिसीट वाउचर, नॉर्मल थिंग। कैपिटल रिसीट, नॉर्मल। लायबिलिटीज, कैश डिस्काउंट। इधर में एनकरेजेस प्रॉम्प्ट पेमेंट बाय डेटर्स, कैश डिस्काउंट को बोलते हैं। अमाउंट ओड बाय बिजनेस टू अदर्स, लायबिलिटीज। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, फुल फॉर्म है। denotes receipt of cash, cash receipt voucher. It's non-recurring in nature, capital receipt. हो गया, बढ़िया मैच है। गैप, C नंबर। कैश रिसीट वाउचर, D नंबर। कैपिटल रिसीट, non-recurring, E नंबर। Liabilities, amount owed by business to others, B number. Cash discount, encourages prompt payment. एक दो और बनाता हूं बच्चों, एक और बनाता हूं। टोटल जानते हो कितने क्वेश्चंस हैं? 18 क्वेश्चंस हैं, एकदम सिमिलर स्टाइल के हैं, बड़े बच्चे बच्चे इजी। तो 2-3 मैं बना देता हूं, बाकी आप लोग खुद मैच कर लेना। ओके, चलो। क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शंस, ओके, जर्नल को बोलते हैं। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, गैप हो गया। टेंजिबल रियल अकाउंट देखना होगा। फिक्स्ड असेट्स को बोलते हैं जो दिखती है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, प्रॉपर्टी। रेवेन्यू रिसीट हेल्प्स टू चेक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, ट्रायल बैलेंस। एक्सेप्टेंस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डिसोल्यूशन, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अमाउंट ऑफ एक्चुअल रॉयल्टी ओवर मिनिमम रेंट, एक्सेस वर्किंग, NTO, ओके। इधर मशीन, रिकरिंग इन नेचर, जर्नल, गैप, ड्रॉई, ट्रायल बैलेंस, AS10, रियलाइजेशन अकाउंट, टूर्नामेंट एक्सपेंस, एक्सेस वर्किंग। बच्चों ये थोड़ा खतरनाक है, इसमें मैं बोलूंगा जिसके जिसके आंसर एकदम क्लियर कट हैं पहले उनको मैच कर लेना चाहिए। जैसे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और टूर्नामेंट एक्सपेंस, हम लोगों ने बहुत सम देखे हैं जहां पे ये दोनों मैच करते हैं। अमाउंट ऑफ एक्चुअल रॉयल्टी ओवर मिनिमम रेंट को एक्सेस वर्किंग बोला जाता है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट AS10 का नाम है। डिसोल्यूशन रियलाइजेशन अकाउंट इज मोर नियर टू इट। एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉई, ड्रॉवर बनाता है, ड्रॉई एक्सेप्ट करता है। हेल्प्स टू चेक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, ट्रायल बैलेंस लिखा हुआ है, हाँ है ना। रेवेन्यू रिसीट, रिकरिंग इन नेचर। मैं नीचे से ऊपर गया इस बार। टेंजिबल रियल अकाउंट, मशीन हो सकता है, हाँ मशीन। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, गैप। क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शंस, जर्नल। 4 नंबर में पेज इधर उधर है, थोड़ा प्रॉब्लम होगा मैच कराने में, तो मैं लिख के कराऊंगा क्योंकि एरो खींच नहीं सकता। डबल कॉलम, कैश बुक लग रहा है देखने से। अंडर वैल्यूएशन ऑफ असेट देखूंगा। AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लग रहा है देखने से। इंडेमनिटी पीरियड इंश्योरेंस का लफड़ा है। मिनिमम रेंट, डेड रेंट को बोल सकते हो। तो मैं यहां लिखता हूं डबल कॉलम, कैश बुक, B। अंडर वैल्यूएशन ऑफ असेट, सीक्रेट रिजर्व, यस। अगर मैं असेट को कमती में वैल्यू करके रखता हूं ना, कम अमाउंट में,
तो मैं सीक्रेट रिजर्व बना रहा हूं, मेरी एसेट छोटा में वैल्यू है पर मेरे पास पैसे बहुत हैं। जैसे मान लो मैं बहुत ज्यादा डिप्रीशिएशन चार्ज कर ले रहा हूं, बहुत ज्यादा, हालांकि इट इज अगेंस्ट एस 10, लॉफुल नहीं है वो, पर सीक्रेट रिजर्व का कॉन्सेप्ट है। बुक्स में सीक्रेट रिजर्व रखना ट्रू एंड फेयर व्यू की वाट लगाना हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूं, आपको रखना नहीं चाहिए सीक्रेट रिजर्व। यू कैनॉट अंडर वैल्यू योर असेट्स, व्हाई यू विल, देयर शुड बी प्रॉपर वैल्यूएशन, तभी तो फेयर 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 ट्रू एंड फेयर की बात उठती है। बट स्टिल अगर कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट इज सीक्रेट रिजर्व, सो इफ माय एसेट्स आर वैल्यूड एट लेसर वैल्यूएशन देन दे आर, आई एम हैविंग सीक्रेट रिजर्व्स इन माय बैलेंस शीट। सो अंडर वैल्यूएशन इज सीक्रेट रिजर्व सी। AS10 is property plant and equipment A. मेरे को भी मजा आ रहा है। इंडेमनिटी पीरियड इज इंश्योरेंस क्लेम E. मिनिमम रेंट इज डेड रेंट D. बस बच्चों एक और, हाँ एक और, इसके बाद आप बाकी, मैंने 6 करवा दिए, आप बाकी 12 कर लेना। सब मैच कराऊं क्या? बोर हो जाएंगे आप। ठीक है मैं करवा देता हूं, चलो क्या याद रखोगे। बोथ जर्नल एंड ए लेजर अंडर वैल्यूएशन ऑफ असेट एज टू इंडेमनिटी पीरियड मिनिमम रेंट। इधर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, कैश बुक, सीक्रेट रिजर्व, रॉयल्टी, इंश्योरेंस क्लेम। बोथ जर्नल एंड लेजर, कैश बुक। क्यों बोलते हैं इसको जर्नल और लेजर? जर्नल इसलिए बोलते हैं क्योंकि बुक ऑफ प्राइमरी पहली बार एंट्री होती है कैश बुक में। ट्रांजैक्शन होते ही कैश का, कैश टू सेल्स, कैश टू कैपिटल, कोई भी पहला बार कैश बुक में ही लिखते हैं। कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन का कोई जर्नल नहीं होता, कैश बुक में ही लिखा जाता है। प्लस बैलेंस कैरेड डाउन भी निकलता है, तो लेजर भी हो गया। अंडर वैल्यूएशन ऑफ असेट, सीक्रेट रिजर्व। AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इंडेमनिटी पीरियड इंश्योरेंस क्लेम, मिनिमम रेंट, रॉयल्टी। 7th वन पूरा 18 करवा देता हूं तो एक भी क्वेश्चन बचा नहीं। हाँ चलो 7, मैक्सिमम लॉस, पार्शियल रिपोजिशन, परचेज डे बुक, नोटिंग चार्जेस, प्रोविजन फॉर बैड डेट, हायर परचेज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्रेडिट बैलेंस, पार्टनरशिप डिसोल्यूशन, सब्सिडियरी बुक, maximum loss, partnership dissolution, partial repossession, hire purchase। चैप्टर का नाम परचेज डे बुक is a subsidiary book। Noting charge is related to bills of exchange। Provision for bad debt has a credit balance। Events occurring after the balance sheet date, prior period item, depreciation accounting, timing and recognition of sale of goods, capitalization of borrowing cost। AS का नंबर से मैच कराने बोला है, AS का नंबर। Events occurring after the balance sheet date, AS4। Prior period item, AS5। डेप्रीशिएशन अकाउंटिंग AS10 नहीं दिया है, AS6 दिया है, ओल्ड वाला AS6 ओल्ड वन, अब नहीं है, डिलीटेड या ऑब्सोलेट या रिमूव्ड। यहां AS10 होगा चॉइस, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा AS10 होगा। ये उसने बनाया जो बहुत पुराना कोई टीचर है जिसको मालूम ही नहीं है कि AS6 बदल गया है, ऑब्सोलेट हो गया, रिमूव हो गया है। Timing of recognition of sale of goods, AS9। Capitalization of borrowing cost, AS16। हाँ, AS का नंबर का क्वेश्चन आया, मैच द फॉलोइंग में। 9, AS16 रेमिटेंस इन ट्रांजिट, एंट्रेंस फी, AS9 गार्नर मरे, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, borrowing cost, dissolution, branch adjustment। okay, AS16 borrowing cost।
रेमिटेंस इन ट्रांजिट, ब्रांच एडजस्टमेंट, एंट्रेंस फीस, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, एनटीओ और क्या, AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, गार्नर मरे पार्टनरशिप डिसोल्यूशन, इंसॉल्वेंसी में काम आता है। नॉन परफॉर्मिंग असेट, AS15, AS28, स्टॉक एंड डेटा, अकाउंट सेल्स, ब्रांच अकाउंट, कंसाइनमेंट, बैंकिंग, एम्प्लॉय बेनिफिट, इंपेयरमेंट, बोरोइंग कॉस्ट, NPA बैंकिंग, AS15 employee benefits, AS28 impairment of assets, stock and data branch, account sales consignment, borrowing cost यूज नहीं हुआ। 11 number, assets are equal to liabilities plus equity capital, intangible fixed asset, depreciation accounting, revenue recognition, valuation of inventory, AS9, AS2 dual aspect, AS6 goodwill borrowing cost। तो असेट आर इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल इज डुअल एस्पेक्ट। इनटैंजिबल असेट इज गुडविल। डिप्रीशिएशन अकाउंटिंग इज AS10, उन्होंने AS6 लिखा है, मैं AS6 पे मैच करता हूं। पुराना वाला AS6 था बट सामने में मैं ओल्ड लिख देता हूं। एग्जाम में AS10 आएगा, डरना मत। रेवेन्यू रिकॉग्निशन AS9 पीछे वाले पेज में है, AS9 से मैच करा देंगे। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री AS2। नंबर 12 NPA इंटैंजिबल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, डेप्रीशिएशन अकाउंटिंग, चेक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, single entry, trial balance, AS26, banking, AS10, NPA banking, intangible asset, AS26, statement of affair, single entry, एक मेथड है ना प्रॉफिट निकालने का सिंगल एंट्री में। डेप्रीशिएशन अकाउंटिंग AS10, ये देखिए, गुड मतलब ऊपर में गाली दिए बोल के गुड। चेक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, ट्रायल बैलेंस, 12 तो हो गया और 6 बाकी है। 13 कैश फ्लो, अनएक्सपायर्ड रिस्क रेवेन्यू रिजर्व, अनएक्सपायर्ड रिस्क रेवेन्यू रिजर्व होना चाहिए। अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, डेल क्रेडियर कमीशन, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, इधर में AS13 कंसाइनमेंट, 7 इंश्योरेंस कंपनी, AS3 कैश फ्लो, AS3 नो डाउट। अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व, इंश्योरेंस कंपनी, वर्ड ही वहीं पे आता है और कहीं है ही नहीं। अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट AS13, डेल क्रेडियर कंसाइनमेंट, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट AS7। फिर से AS3 मैक्सिमम लॉस, AS10 एवरेज क्लॉज, रिपोजेशन, इंश्योरेंस क्लेम, अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड असेट्स, हायर परचेज सिस्टम, पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन, कैश फ्लो, AS3 कैश फ्लो। मैक्सिमम लॉस, पार्टनरशिप, पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन, AS10 अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड असेट। वैसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखता तो ज्यादा अच्छा होता। एवरेज क्लॉज, इंश्योरेंस क्लेम, रिपोजेशन, हायर परचेज। नहीं लगता है कि हम लोग इनको बना बना करके थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर रहे हैं? बट बच्चों को स्पून फीडिंग का आदत पड़ गया है। बच्चे बोल देंगे MCQ तो कराया ही नहीं सुदर्शन अग्रवाल।
गलत है, टाइम बचाया वो भी तो बोलना चाहिए था। आइए 15 रिसीट एंड पेमेंट, रिवैल्यूएशन मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल AS10 में है। प्रोफोर्मा इनवॉइस, कंसाइनमेंट, स्टेज ऑफ कंप्लीशन AS7, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, पार्शियल रिपोजिशन, इधर में AS10, कंसाइनमेंट, NTO, हायर परचेज AS7, AS6, रिसीट एंड पेमेंट NTO, नॉट फॉर प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन मॉडल AS10, कोई डाउट ही नहीं है। प्रोफोर्मा इनवॉइस, कंसाइनमेंट, स्टेज ऑफ कंप्लीशन AS7, पार्शियल रिपोजिशन, हायर परचेज। इजी है नहीं। 16 डेड रेंट, मार्शलिंग, सजाने वाला, असेट लाइबिलिटी को अरेंज करना, प्रोटेस्टिंग, बाप रे बाप, अकाउंट सेल, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। प्रोटेस्टिंग को हमको ढूंढना पड़ेगा, बाकी एक बार मैच कराते हैं। बिल्स रिसीवेबल, कंसाइनमेंट, लिक्विडिटी ऑर्डर, अकाउंटिंग पॉलिसीज, रॉयल्टी, डेड रेंट, रॉयल्टी, मार्शलिंग, लिक्विडिटी ऑर्डर, परमानेंस ऑर्डर, लिक्विडिटी ऑर्डर, एक ही बात है। प्रोटेस्टिंग बाद में, अकाउंट सेल्स, कंसाइनमेंट, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, अकाउंटिंग पॉलिसी डिटरमाइन करने के लिए जब आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को डिसाइड करते रहते हो तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म को इज्जत देना पड़ता है। आप जब सब्सटेंस ओवर फॉर्म को इज्जत देते हो तभी आपका फिनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर बनता है। AS1 में साफ लिखा हुआ है कि अगर आपके फिनेंशियल स्टेटमेंट को ट्रू एंड फेयर बनाना है तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म, मटीरियलिटी, इन सबको ध्यान में रखना पड़ेगा। अक्रूवल, ये अक्रूवल को तो खैर आप फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन में रख सकते हो, क्या रखना ही है। सेवनटीन में पहुंच गए देखते देखते। हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल, बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंस, पार्शियल रिपोजिशन, इंडेमनिटी पीरियड, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, डिपार्टमेंट, इंश्योरेंस क्लेम, AS9, पीसमील, हायर परचेज। हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड, पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंस, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। पार्शियल रिपोजिशन, हायर परचेज अकाउंटिंग। इंडेमनिटी पीरियड, इंश्योरेंस क्लेम। रेवेन्यू रिकॉग्निशन, AS9। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चलो MCQ भी मैंने पढ़ा दिया। मैंने कभी सोचा नहीं था मैं कभी MCQ पढ़ाऊंगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंडोर्समेंट, अमोर्टाइजेशन, एवरेज क्लॉज, परसेंटेज कंप्लीशन, रिकवरेबल अमाउंट। AS7, AS10, depreciation, bills receivable, insurance claim, endorsement, bills receivable, amortization, depreciation का दूसरा नाम है, थोड़ा रुको, एवरेज क्लॉज, इंश्योरेंस क्लेम, परसेंटेज कंप्लीशन, AS7। अब ये देखो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यार। रिकवरेबल अमाउंट डिप्रीसिएशन से कनेक्ट हो सकता है और AS10 से भी कनेक्ट हो सकता है। वैसे रिकवरेबल अमाउंट AS28 है टू बी प्रिसाइज, बट अमोर्टाइजेशन एंड डिप्रीसिएशन आर भाई भाई। वैसे अमोर्टाइजेशन AS10 में तो होता नहीं है, तो अमोर्टाइजेशन को डिप्रीसिएशन में जोड़ो। अमोर्टाइजेशन इज डिप्रीसिएशन, और रिकवरेबल अमाउंट को AS10 से जोड़ो। हालांकि
अमोर्टाइजेशन के सामने डिप्रिसिएशन लिखना उचित नहीं है, बिकॉज अमोर्टाइजेशन फॉर इनटैंजिबल असेट इज सेम एज डिप्रिसिएशन फॉर टैंजिबल असेट। इसीलिए वो लोग मैच करने बोला है कि अमोर्टाइजेशन और डिप्रिसिएशन भाई भाई। और रिकवरेबल अमाउंट is higher of net selling price and value in use, and that comes in accounting standard 28 of impairment of asset, not AS10। but अगर recoverable amount of an asset की बात हो रही है और कुछ बचा हुआ है, AS10 ही बचा हुआ है, तो AS10 के हिसाब से मैच करवा सकते हो। ये वो लास्ट मैच कराना है तो लास्ट को लास्ट से करा दो। ठीक है, एक बार मैं देखूंगा 18 नंबर का आंसर। 5 का बी, 5 का आंसर है बी। 5 इज रिकवरेबल अमाउंट, बी इज AS10। हाँ तो ठीक है। तो चलो बच्चों, सारा एमसीक्यू का, सीएमए का, इंटरमीडिएट का जितना भी एमसीक्यू का उन्होंने बुकलेट दिया था, मैंने सॉल्व करके आपको दे दिया। एक बार आप लोग, मैं यही बोलूंगा कि जब आपका सारा चैप्टर का पढ़ाई हो जाए, जितने भी चैप्टर्स मैंने क्लास में जिसके सम्स बनाए हैं हम लोगों ने, वो सारा पढ़ना हो जाए, जब आप रिवीजन करने बैठो तो एक बार एमसीक्यू को देख लो। पूरा आंसर सॉल्व करने की पेन पे लिखने की जरूरत नहीं है। मैच तो मैंने करा दिया, लिख तो मैंने दिया सारा, ट्रू फॉल्स भी मैंने कर दिया, मैच फॉलोइंग भी टिक लगा दिया है। तो उनको एक बार देख लो, आपको रिवाइज हो जाएगा, फिर वापस से सेकेंड टाइम रिवीजन करो। एमसीक्यू शुड बी यूज्ड फॉर रिविजनरी पर्पसेस। मेरा मानना है कि जब ऑनलाइन क्लासेस होना बंद हो जाएगा तो एमसीक्यू क्वेश्चंस का वेटेज गिर जाएगा, बिकॉज एमसीक्यू से रियल में आप किसी स्टूडेंट का नॉलेज टेस्ट नहीं कर सकते। सीए इंटर सीए फाइनल लेवल पे एमसीक्यू होना, सीएमए में भी बोल सकते हो, इस तरह का एमसीक्यू से 30 मार्क 40 मार्क ले आना इज नॉट गुड, इज नॉट गुड। बट पढ़ाना है, हमने पढ़ा, आपने भी पढ़ा, कोई बुराई नहीं थी पढ़ने में, रिवीजन पर्पस के लिए ठीक है। पर क्या एमसीक्यू 30 40 50 मार्क्स का देना चाहिए? नो, स्टूडेंट का नॉलेज का टेस्ट नहीं होता। 8-10 मार्क्स का आप दे दिए, ठीक है। चलो आज की क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। एंड एमसीक्यू में देखो मजा तो आता है, कोई क्वेश्चन आंसर करने में तुरंत जब आंसर बन जाते हैं। अब 1 घंटे में मान लो चला उधर 50 क्वेश्चंस और इधर 18 क्वेश्चंस ऑफ मैच द फॉलोइंग हो जा रहा है, तो मजा तो आता है। बट रियल नॉलेज टेस्ट प्रैक्टिकल सम्स में आता है, जो आप लेजर बनाते हो, पीएल बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हो, एस के सम्स बनाते हो, मजा वहां है। एस का नाम को मैच करना एस के नंबर के साथ, नॉट डन। 18 19 20 22 साल की उम्र में नॉट डन। बट चलो कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच, बाय बाय।